जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप जांगड़ा आपका एकलव्य क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट 2023 पीआरटी लेवल के पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पेडागोजी गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य कितना है? 10 रुपये। ठीक है जी, 10 रुपये में एक साबुन ला रही है संगीता। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का एक सिक्का है। इसके बाद दो 1 रुपये के सिक्के, दो 1 रुपये के सिक्के। 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए? 2। मीन्स कितने रुपये हो गए? 2 रुपये। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद 5 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के 5 सिक्के, मतलब 50 × 5 मीन्स 250 पैसे, मतलब 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है जी। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है? 10 रुपये की साबुन है, जिसमें से उसके पास इतने रुपए मौजूद हैं। तो इनका सम कर लेते हैं। इनका सम हो गया जी 9.50 रुपीज़। 10 रुपये की साबुन, उसके पास 9.50 रुपये हैं, तो उसे 0.50 रुपये और चाहिए, मतलब उसे 50 पैसे की ज़रूरत और है। मतलब आपका आंसर क्या हो गया? आंसर डी। उसे कितने रुपए की और ज़रूरत है? आधे रुपये की, मतलब 0.50 रुपीज़ की आवश्यकता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? रूबीना ने कार से 16:50 पर, देखिए वैसे घड़ी 12 बजे तक होती है, लेकिन ये 16:50 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 4:50, 4:50 पर रूबीना अपनी यात्रा शुरू करती है। इसके बाद उसी दिन सेम दिन 21:15 अगर देखा जाए तो 9:15 पर अपनी यात्रा क्या कर लेती है? पूरी कर लेती है। ठीक है, यात्रा पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। देखो, ये जो अपना सीटेट 1 से 5 प्राथमिक स्तर का जो गणित है, वो क्या है? फंडामेंटल मैथमेटिक्स, आधारभूत गणित है। और रियल टाइम या रियल लाइफ जिसे आप बोल सकते हो, वहाँ से लिया जाता है। अब देखो, यात्रा करने में आपको और मुझे भी समय लगता है, गांव के बुजुर्गों को भी समय लगता है, वो भी बता सकते हैं इतना समय लगा। तो इसको अगर अपने देसी अंदाज से अगर करना चाहें तो इसको आप 5 बजे मान लीजिए और इसको 9 बजे मान लीजिए। तो अगर इसको आप 5 बजे मानकर चलते हो और इसको अगर आप 9 बजे मानते हो, 6, 7, 8, 9, मतलब आपको 4 घंटे पूरे लग गए। इसके बाद देखो 10 मिनट ये ज़्यादा लगे आपको, 15 मिनट ये, 15 और 10 25 मिनट, मतलब आपको जो टाइम लगा वो लगा 4:25। टोटल टाइम कितना हुआ आपका ट्रेवलिंग का? 4:25। मतलब आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर नहीं? मैथ्स के अंदर मैथ नाम से नहीं डरना। ठीक है दोस्तों, मैथ्स के अंदर आपको मैथ्स नाम से नहीं डरना है और आपको बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर है जो सोल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री से। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है और यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल, एरिया जो है वो कितने टाइम हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा? ये देखिए दोस्तों, एक वर्ग है। वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं, मीन्स उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और दूसरा एक वर्ग है, वो इसका डबल है, उसकी भुजा क्या कर दी गई? दुगनी कर दी गई। तो 2 गुनी कर दी गई। पहले भुजा 5 थी, अब हो गई 10। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 25 और 10 दाएं 100। ठीक है जी। अब पूछा है कि नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? पहले वाला का 25, नए का 100, तो 25 चौके 100। तो देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 को 25 से डिवाइड कर सकते हो, या आपको पता ही है 25 चौके 100 मतलब कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया जी। क्या हो गया? 4 गुना। आपका ए आंसर इज राइट आंसर। आगे देखते हैं। देखिए, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। भिन्न इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भिन्न प्राइमरी अगर टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, भिन्न, HCF, LCM, रुपए पैसे को कन्वर्ट करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। नंबर सिस्टम, तो देखिए भिन्नों का यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 1/3, 1/4, 1/2,
1/2, 1/3, 1/4, मतलब आपको यहाँ पर तीन ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, पूछा कौन सा है? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर, मतलब सीढ़ियों पर चढ़ना, यहां से यहां पर। ठीक है, क्लियर। अपनी कक्षा होती है सर्वप्रथम हम फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो होता है बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, उसी के हिसाब से यहाँ पर पूछा गया है। तो इन नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। 1/2 को अगर कन्वर्ट करोगे 0.5, 1/3 को अगर कन्वर्ट करोगे 0.33, और 1/4 को कन्वर्ट करोगे 0.25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो सबसे छोटा क्या है? 0.25, मतलब 1/4। बढ़ते क्रम में करना है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, 1/3 या 1/2, 1/3, उससे बड़ा 1/2। देखो ऑप्शन में कौन से में आ रहा है, ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 1/3 है स्टार्टिंग में, जो गलत है, इसमें 1/2 है वो भी गलत है, इसमें 1/2 है, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है? मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आती है कोई दिक्कत, कमेंट में आप जरूर वो दिक्कत हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसका आपको अवश्य सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, 35 नंबर क्वेश्चन को। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश, 4.8 kg बादाम, इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4800 ग्राम। ठीक है दोस्तों, बादाम है, 2500 ग्राम किशमिश, कितने किशमिश हैं? 2500 ग्राम। ठीक है, 3.5 kg काजू, मतलब 3500 क्या है ग्राम काजू, मिला दिए और इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। इस मिश्रण को क्या कर दिया? मिला दिया। हम भी गांव में सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी को इकट्ठा एक थैली में डालकर लाते हैं, तो यहाँ पर भी सब ये जो अपने बादाम, किशमिश और काजू है, इनको दुकान पर गए, इकट्ठा किया और अलग अलग पैकेट में बांट दिया फिर, और ये पूछा कि प्रत्येक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा साथियों आपका 10,800 ग्राम। ठीक है, क्लियर। अब देखो 3 दर्जन पैकेट में इसको फिल करना है कंप्लीट को। 3 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में कितने हो गए? 36 पैकेट भरने हैं जी। तो 10,800 ग्राम कोई चीज़ है अपने पास, उसको 36 पैकेट में भरना है, तो 36 से डिवाइड कर देंगे। 36 की अगर टेबल आती है, 36 है 108 और 2 जीरो की 2 जीरो, मतलब एक पैकेट में कितने ग्राम क्वांटिटी आएगी? 300 ग्राम। एक पैकेट में कितनी क्वांटिटी? 300 ग्राम। ये क्या हो गया जी आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया था कि प्रत्येक पैकेट का भार, और प्रत्येक पैकेट का भार कितना हो गया? 300 ग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल है। देखिए एक सीरीज दे रखी है सेम नंबर की, एक बार प्लस के हैं, एक बार माइनस के, और आपको पूछा है इनके विषम पदों का योगफल। विषम और सम क्या होता है? देखो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। इवन और ओड, ओड बोलते हैं विषम को और इवन बोलते हैं सम को। थोड़ा सा ध्यान से देखना एक बार। देखो सम संख्या वो संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाए, और विषम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग न हो वो विषम होती है। इस बात से मैं आपकी पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आप सीडीएस लेवल का कोई एग्जाम दोगे या फिर आप अगर कोई अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे, तो वहां पर ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि -8 क्या इवन है या ओड है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर वहां पर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए इस डेफिनेशन को आप पूरा कीजिएगा। कैसे? कि ये दोनों जो नंबर है वो निकलते हैं नेचुरल नंबर से। कौन से नंबर से? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या, सम संख्याएं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो वह सम संख्याएं होती है, और जो प्राकृतिक संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम संख्याएं होती है। ठीक है, मैंने सम और विषम की डेफिनेशन देते वक्त उनके सामने प्राकृतिक संख्याएं लगा दिया, तो इस बात का महत्व है कि 0 से पहले या 0 भी
क्या नहीं है, सम और विषम की कैटेगरी में नहीं है। अगर अब आपसे कोई पूछा जाए कि जीरो सम है या विषम है तो आप बोलोगे जीरो ना ही सम है ना ही विषम है। सबसे छोटी सम संख्या अगर कोई पूछ ले तो क्या होगा 2, और सबसे छोटी विषम संख्या अगर कोई पूछ ले तो क्या होगा 1। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए विषम पद मतलब या तो 1 या 3 या 5 7 ऐसे होने चाहिए। तो देखो इसमें लिखा हुआ क्या है 5 -5 +5। अब देखो अगर अकेले 5 को लें तो विषम पद 1 का आंसर 5 हो गया। अब इसके बाद तीनों पदों को लें तो ये 2 कैंसिल हो गए, फिर भी 5 बच गया। अगर इसके बाद हम 5 पदों को लें तो भी ये कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचेगा 5। हर बार आपके पास क्या बचेगा आंसर 5। तो विषम पदों का आंसर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? अवरोही क्रम और आरोही क्रम। देखिए पीआरटी जो लेवल होता है ना, पीआरटी लेवल होता है 1st से 5th क्लास, ठीक है दोस्तों। और यहां पर आपको आरोही, अवरोही, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ अगर ये इन संख्याओं के बारे में पूछा जाता है तो इसके ऊपर आप ये मत सोचना भी कोई ऐसी वैसी बात होगी, नहीं, ये बिल्कुल वैसी प्रकार है जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। आप यहाँ पर ये उम्मीद मत करना सीबीएसई से कि आपसे अलजेब्रा पूछा जाएगा, ज्योमेट्री पूछी जाएगी, नहीं, आपसे इन्हीं संख्याओं के बारे में अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अप्लाइड, ठीक है। तो अवरोही क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। अवरोही क्रम कौन सा होता है? उतरता क्रम, ठीक है। यहां से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और लास्ट में नीचे तक, ठीक है। आरोही क्रम चढ़ता क्रम, अवरोही क्रम उतरता क्रम। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे, यहाँ पर 10.5 है, यहाँ पर भी 10.5, यहाँ पर भी 10.5, यहाँ पर 1.05। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब देखिए 10.5 के बाद 1.50, 1.05, 1.50, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। देखो बी और डी ऑप्शन आपकी क्या हो गई? गलत, ठीक है। अब इसके बाद देखो ए और सी में से आंसर होगा 10.5, 10.5, 1.50, 1.50, 1.05, 1.055। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 1.05 और नीचे वाले में है 1.055। अब देखो जब यहां पर इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यहां पर शून्य है, ठीक है। और शून्य की कीमत होती है दोस्तों, एक बार फिर बोल रहा हूं, शून्य की कीमत होती है। अब देखो यहां पर जो शून्य है ना उसकी कुछ कीमत नहीं है, 1.050 है, बट यहां पर देखो 1.055 है। तो यहां पर जो 5 है ना वो 0 से, शून्य से बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो आपका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या होगा आपका सही? सी, ठीक है दोस्तों, आंसर सी। 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.005, 0.155। क्लियर है। किसी प्रकार की मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? 1 मिलियन, 1 करोड़, 1 बिलियन, 10 करोड़। 1 करोड़ और 10 करोड़ तो आपका सुना लग रहा है, क्योंकि इसे हम यूज में लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे हम चलते जाते हैं, मिलियन ऐसे। लेकिन ये जो मिलियन बिलियन है ना, ये भारतीय पद्धति के ही हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। 5th क्लास में, 4th क्लास में सिखाया जाता है बच्चों को, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो 100 लाख मतलब 10 लाख का तक तो आपको पता है कि 10 लाख होता है। 10 लाख के बाद आप बोलते हो 1 करोड़, और 1 करोड़ को क्या बोला जाता है? 100 लाख। 1 करोड़ को क्या बोला जाता है? 100 लाख। तो मतलब क्या हो जाएगा आंसर? 1 करोड़। क्लियर है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे जो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 100 में क्या जोड़ी जाती है? एक पूर्ण संख्या, और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। सेम संख्या जोड़ दी और सेम संख्या घटा दी। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्याओं का योगफल क्या है, यह पूछा गया आपसे। तो देखिए 100 में से आपने क्या किया? पहले पूर्ण संख्या जोड़ दी, x आपने एक संख्या जोड़ दी इसमें, ठीक है। और फिर दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, जोड़ कर देंगे, और 100 में से वही संख्या आपने क्या कर दी? घटा दी, ठीक। अब इन दोनों का योगफल पूछा है, ये 100 में से कोई संख्या जोड़ दी और सेम संख्या 100 में से घटा दी। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 100 + x + 100 - x। देखिए -x से x कैंसिल, 100 और 100 200, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा?
200। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो दोस्तों क्लियर है। देखो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, आने भी आसानी चाहिए क्योंकि ये लेवल है पीआरटी का, और पीआरटी में अगर आप उम्मीद करोगे कि टीजीटी लेवल का मैथ मिलने को देखा जाएगा तो नहीं होगा। वो शाम वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है, ठीक है, नॉट ए फैक्टर ऑफ 3630, ठीक है। अब देखो इसमें भी अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ध्यान से देखना, 3 और 6 9 और 3 12, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके अलावा देखो 6 और 0 6, 3 और 3 6, अल्टरनेट डिजिट का सम और उनका अंतर देखना, 3 और 3 6, 6 और 0 6, तो इन दोनों का अगर अंतर करोगे तो 0 आ जाएगा, तो मतलब 11 से भी डिवाइड हो रहा है। डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग अगर चेक करोगे तो 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। 5 से देखो लास्ट में शून्य लिखा हुआ है तो मतलब 5 से भी डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। बच्चा क्या 9 का नियम क्या होता है विभाजकता का, कि कोई भी संख्या हो जिसके अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे भाग होगी, पूर्णतः 9 से। तो यहाँ पर ये 6 और 3 9 और 3 12, मेरे हिसाब से 9 की टेबल में कहीं पर भी 12 नहीं आता, तो मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह भाग नहीं होगी। और यही पूछे कि नहीं है तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 9, मतलब ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। आप बोल रहे थे तब से ज्योमेट्री नहीं आई, ज्योमेट्री नहीं आई, अब की बार आ गई ज्योमेट्री। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना होता है। सी टेट के अंदर, स्टेट के अंदर, रीट के अंदर, DSSS KVS टीचिंग एग्जाम में नहीं है। एक क्वेश्चन के ऊपर आप पेपर में देखना, आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको नहीं है ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप पूरे पेपर को एनालिसिस करिए और इसके अंदर देखिए आपके नहीं वाले कितने क्वेश्चन और आप उनमें से कितने गलत कर आए हो। जो आपको आ रहे थे, जो क्वेश्चन आपको आ रहे थे वही क्वेश्चन आपके किस वजह से गलत हो गए, नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा ही करना, जहां पर भी नहीं आए ना वहां पर सर्कल कर लेना और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाते हैं। सबसे पहले देखिए समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये दोस्तों एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समानांतर भी हो, ठीक है, पैरेलल हो और इक्वल हो। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर, समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर कर दिए जाएं, एक ही कंडीशन में इसके कोण बराबर होंगी। कितनी कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन, कि अगर इसको हम ऐसे कर देना, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा ना, तभी ये कोण क्या होंगी, बराबर होंगी। 19 × 4 360, इसका भी सम 360, इसका भी सम 360। ये समानांतर चतुर्भुज है, ये भी समानांतर चतुर्भुज है। इसी समानांतर चतुर्भुज के मैंने चारों कोण 90 डिग्री के कर दिए, तो ये एक आयत बन गया अपने सामने, जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर भी है और समानांतर भी है। तो ये अपनी पहली बात तो बिल्कुल सही हो गई। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, समचतुर्भुज देख लीजिए कौन सा होता है। ये एक समचतुर्भुज है, सभी कोण बराबर तो वह एक वर्ग बन जाता है समचतुर्भुज। देखिए समानांतर चतुर्भुज में मैंने बताया कि आमने सामने की भुजाएं समान और आमने सामने भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। समचतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं समानांतर तो होती है, इसके साथ साथ उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए अगर इसके भी हम एंगल इक्वल कर दें, एंगल क्या कर दें, इक्वल, ये वाले एंगल क्या है, इक्वल कर दें, एक ही कंडीशन में होंगे दोस्तों। कितने कंडीशन में, एक ही कंडीशन में, वो क्या होंगी 90 डिग्री। समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण को इक्वल किया, वो आयत बना। समचतुर्भुज के सभी कोणों को इक्वल किया, वो एक वर्ग बनेगा। और ये बात हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक वर्ग बना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए साथियों, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण देखिए कौन से होते हैं, अपोजिट एंगल। कई बार क्या होते हैं, हिंदी में मैं खुद भी हिंदी बैकग्राउंड का छात्र रहा हूं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर देखो सम्मुख कोण, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट एंगल, अपोजिट का मतलब देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आमने सामने के कोण। देखिए यहाँ पर होता क्या है, पतंग, बहुत उड़ाए होंगे पतंग तो आपने। ये एक पतंग है
दोबारा देखना एक बार। ये एक पतंग है, ठीक है। इसमें देखो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर, मान लिया, ठीक है, होते हैं। पतंग के समूह कोण बराबर है तो वह एक आयत बन जाती है। पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, ठीक है। अब देखो अगर पतंग का ये कोण मैंने 50 डिग्री का कर दिया और ये भी क्या कर दिया 50, 100। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, जिनमें से इन दोनों का योग है 100, बचा 260। अब ये दोनों कोण है वो 130-30 के कर दिए मैंने, तो क्या ये एक आयत बना? नहीं बना। लेकिन ये एक पतंग तो है, ये क्या है, एक पतंग। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। इसके जो लंबसम द्विभाजक है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर और समद्वि विभाजित करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है। बट ये बात जो है ना, यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाता है, ऐसा नहीं है अभी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। देखो ये तो प्रॉपर्टी है, कैसे कि आयत है और उसकी सभी भुजाएं बराबर कर दी जाए। आयत और वर्ग में अंतर देखिए क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और इसने साफ ही बोल दिया कि आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दी जाए, मतलब वर्ग बना दिया जाए उसे। तो ये भी अपना सही, ये भी सही, ये भी सही, और ये वाला क्या था गलत, तो ये अपना क्या जाएगा, अपना आंसर सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि पतंग के समूह कोण अगर बराबर हो तो वह एक आयत नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या, देखो मैथ के क्वेश्चन के अंदर आप रीजनिंग देखोगे तो आपको अचंभा होगा, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि रीजनिंग भी एक मैथ की ही ब्रांच है, मैथ के अंदर से निकला हुआ रीजनिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज ए स्टडी ऑफ पैटर्न, ठीक। गणित क्या है, पैटर्न की स्टडी करना है, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, पैटर्न की ही स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला बनी हुई है आपके सामने, देखते हैं। 1, 6, 15, स्पेस 45, 66, 91। देखना एक में कितने जोड़े, 6 बने 5, 6 और 9 15। यहाँ पर हमें पता नहीं क्या आएगा, यहाँ का भी नहीं पता, यहाँ का पता है 66 में से 45 गए 21, यहाँ पर देखना 11 में से 6 गए 5, 8 में से 6 गए 2। अब देखो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है दोस्तों, आपको मैथ और रीजनिंग का काम ही क्या होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना, ठीक है। यही बच्चे के अंदर डेवलप करनी है आपको। 1 से 5 की अध्यापक बनोगे तो बच्चे के अंदर आपको अभी आएगा सामने क्वेश्चन अपसारी और अभिसारी थिंकिंग, ठीक है, अपसारी और अभिसारी थिंकिंग। तो ऐसे ही है वो 5, 9, 21, 25। देखो यहाँ पर गैप कितने का है, 4 का। यहाँ पर गैप कितने का है, 4 का। एक बार आप यहाँ पर भी 4 का गैप कर देखिए, और यहाँ पर 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 हो रहे हैं, 21 और 4 25 हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो 1 में 5 जोड़े 6, 6 में 9 15, 15 और 13 28। अब देखो 28 में अगर 17 जोड़ेंगे 45, 45 में 21 66, मतलब 28 पर अपना आंसर सही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28। दोस्तों मैथ एक ऐसा जटिल विषय है नहीं, उसको बना दिया गया है किस कारण, अमूर्त प्रकृति के कारण। किस कारण, अमूर्त प्रकृति। एक होती है मूर्त प्रकृति, जैसे ये मार्कर है, ये मेरे हाथ में है तो मतलब ये आपको दिख रहा है ये मूर्त है। अगर मैं बोलूं कि इस मार्कर का मूल्य x रुपये है तो आपको x दिखाई नहीं दे रहा, वो अमूर्त प्रकृति है। तो इस अमूर्त प्रकृति के कारण गणित को क्या बना दिया गया है, हार्ड बना दिया गया, जटिल बना दिया गया। ये ऐसे नहीं बोल रहा मैं, क्वेश्चन है अभी अभी आपको देखने को मिलेगा कि गणित, बच्चों को गणित से डर क्यों लग रहा है, उसकी अमूर्त प्रकृति के कारण बच्चे को क्या लग रहा है, गणित से डर लग रहा है। अभी आएगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। ब्लड ग्रुप दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ए में 9, ए ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं वो 9 है, बी के 6, ओ के 12 और ए बी ग्रुप के 3, ठीक है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात बताना है। देखना अंकगणित एक ऐसी चीज है, जैसा जैसा एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहे हैं उसके साथ साथ चलिए, भागिए मत, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे अधिक और सबसे कम का पूछे तो वही देखना। सबसे अधिक देखो किस में है, ओ का,
ओ का सबसे अधिक है, सबसे कम देखो किसका है, ए बी का। ओ का कितना है 12, ए बी का कितना है 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 4:1, 4:1 है ना बी में। तो आपका आंसर क्या हो गया सही बी। लेकिन जल्दबाजी में आप क्या कर पाते हो, सबसे कम का पहले लिख दिया और सबसे अधिक का बाद में, और 1:4 कराते हो, जो कि क्या हो जाता है गलत। तो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में क्या हो जाती हैं, गलतियां होने के चांस रहते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, तो इसलिए गलतियों से बचो और सिलेक्शन की तरफ चलो। देखिए आगे देखते हैं, ये देखो फिर ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी 3 डायमेंशन आकृतियां हैं। ये देखो 3 डायमेंशन शेप, ठीक है। तो देखो जब आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन के बारे में स्टडी करते हो या बच्चों को पढ़ाते हो, तब आप देखते हो कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में, 9 डायमेंशन होता है। फिर लाइन के बारे में पढ़ते हैं जो 1 डायमेंशन होता है। फिर हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, अभी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जिन भी फिगर्स की बात कर रहे थे, जिनकी 4 भुजाएं होती है, 5 भुजाएं, जितनी भुजाएं हो वो सभी क्या होती है 2D होती है। इसके बाद अगर अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आप पढ़ते हो बेलन के बारे में। ये देखो घन, घनाभ, गोला, बेलन, ये सभी क्या है 3D, ठीक है। घन, घनाभ, ये देखो वृत्त और त्रिभुज, ये दोनों क्या है 2D, ठीक है। घन, घनाभ और शंकु ये भी 3D है, लेकिन अर्धवृत्त क्या नहीं है 3D नहीं है। घन, घनाभ, शंकु 3D है, लेकिन वृत्त क्या नहीं है 3D। तो मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु ये सभी क्या हो जाएंगे आपके 3D हो जाएंगे। 3D का देखिए दूसरी निशानी एक और भी होती है, कोई भी चीज़ होती है, जैसे ये बुक है, तो ये देखो ये 2D नहीं है, 3D है। ये क्या है 3D, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं वो क्या होती है 3D, लेकिन जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते वो क्या होती है 2D होती है, ठीक है। आप अगर देखोगे आयत वृत्त को आप हाथ में नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे सर एक पेज होता है वो आयत होता है, उसको हम हाथ में ले सकते हैं। पेज की अगर कुछ भी मोटाई है, लंबाई चौड़ाई आपको पता है, लेकिन उसकी अगर कुछ भी मोटाई या ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई अगर हाइट आपने उसकी कुछ भी मान ली, आप वैसे नेग्लेक्ट कर देते हो, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है जो पॉइंटों में होती है, उसको अगर मानोगे तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा और वो घन या घनाभ में से ही एक होगा। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगे वाला, ध्यान से देखना। अब मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। देखो उसके पास क्या है 36 वर्ग है, जैसे ये हो गए, देखो ऐसे ऐसे 36 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं 36, और वो इनसे क्या बना रही है, अब आयत बना रही है इनको इकट्ठा कर कर, ठीक है। इन 36 वर्गों से वो कितने प्रकार से आयत बना सकती है, अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है, ये पूछा गया है। देखो फैक्टर कर लो, 1 को 36 से गुणा करोगे क्या आएगा 36 आएगा, एक फैक्टर हो गया। दूसरा देखो 2 को 18 से करोगे क्या आएगा 36 आएगा। आगे देखो 3 को किससे करोगे 12, 4 को 9, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा 36। अब ये देखो इतने ही तरीके हैं, 1 2 3 4 5। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि होशियार होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ज़्यादा होशियार होना कई बार गलती का कारण बन जाता है। क्योंकि अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये देखना यहाँ पर 6 और 6 ये भी एक वर्ग ही है और ये भी एक वर्ग ही है, तो क्या हम इसको आयत मान सकते हैं। लेकिन मैं अभी अभी आपको बता कर आया हूँ, प्रत्येक वर्ग आयत भी होता है। प्रत्येक आयत वर्ग भी नहीं होता, लेकिन प्रत्येक वर्ग क्या होता है आयत होता है। इसलिए ये 6 और 6 वाला भी इसके अंदर कंसीडर होगा। तो 1 2 3 4 5 कितने तरीके हो गए अपने पास, 5 तरीके हो गए, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या हो क्वेश्चन में, आप कमेंट लिखना नीचे, हम उसका देखेंगे और आपको सॉल्यूशन बताएंगे। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से संबंधित, अदर सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हो। अपने साथी जो है वो अध्यापकगण वो ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंदर। आंकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो ये फिर नहीं कहा गया ना, असेसमेंट का है आंकलन, असेसमेंट।
अब देखिए आकलन, यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है ना, इनमें आप ध्यान से देखना, मानक संदर्भित आकलन और मानदंड संदर्भित आकलन, इन दोनों में देखना क्या होता है। मानदंड संदर्भित आकलन, मानदंड मतलब कुछ स्टैंडर्ड फिक्स हैं, मतलब आपके एग्जाम हो रहे हैं फाइनल के, ये आपको फेल पास किया जाएगा। और मानक के अंदर क्या है कि आपको फेल पास नहीं किया जाएगा, मानक के अंदर आपके अंदर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कराए जाएंगे। निदानात्मक, पहले निदानात्मक शिक्षण होता है, फिर उपचारात्मक शिक्षण होता है। पहले निदानात्मक परीक्षण, फिर उपचारात्मक शिक्षण, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना आगे भविष्य के लिए। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, या फिर आपका यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, मानक संदर्भित आकलन। देखो क्या है, मानक संदर्भित आकलन में बताया जाता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या खड़ी है, मतलब हम दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मतलब क्लासरूम में टीचर ने टेस्ट लिया और हमें बता दिया कि आप फर्स्ट हो, आप सेकंड हो, और आपका इतना % सिलेबस हो चुका है और आप इसमें बहुत अच्छे कर रहे हो, तो ये मानक संदर्भित आकलन का काम है, जो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखिए, मानदंड संदर्भित आकलन निदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नहीं भाई, ये तो किसके अंदर उपयोगी है, इसके अंदर मानक संदर्भित आकलन के अंदर उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नीचे देखिए ये अपना क्या है, गलत है। आगे भी ऑप्शन देखते हैं एक बार, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप चारों ऑप्शन पढ़े बगैर क्या नहीं दे सकते, आंसर नहीं दे सकते। तो ध्यान से देखना, मानक संदर्भित आकलन में निदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है, ये बात मैं अभी आपको बता कर रहा हूँ, उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों के अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करती है। बिल्कुल, मानदंड जो है वो निपुणता, मतलब वो उसके अंदर परिपूर्ण हुआ या नहीं, वो रिजल्ट बताता है, फेल पास, बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है ये। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, मतलब 2 नंबर ऑप्शन आपका गलत है, तो ये क्या आ गया आपका आंसर बी, ये गलत है ये बात, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये चीज़ें आपको हिंदी में समझ नहीं आई तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम कम लंबा, सॉरी एक बार ध्यान से देखना, साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते अधिगम निकल रहा है अधिक की जगह भी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अधिक और कम, लंबा और छोटा, दूर और समीप, बड़ा और छोटा आदि अवधारणाएं क्या है। देखो आपको वैसे तो वो हिंदी की दृष्टि से देखोगे विलोम शब्द नजर आ रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर लैंग्वेज का रोल होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी रोल नहीं होता कि आप अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप को देखते ही विलोम शब्द लगा दो, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत। तो ये ऐसा नहीं करना, ध्यान से पढ़ना। ये सभी अवधारणाएं क्या है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। अभी आती हैं क्या, ये आपको बताएंगे। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, आपने उनके सामने कोई भी खिलौना ला कर दिया, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे, अभी 3-4 साल का, ये 2-3 साल का, स्कूल नहीं जा रहे, आंगनवाड़ी भी नहीं जा रहे, तो आपने कहा देखो ये खिलौना ले लेते हैं, वो कहता है नहीं मैं तो बड़े वाला लूँगा, तो उसको छोटे और बड़े का नॉलेज है। अब आप उसे कोई भी खाने की चीज़ दीजिए, वो बोले नहीं मैं कम नहीं ज़्यादा लूँगा, तो मतलब उसे कम और ज़्यादा का भी पता है। ठीक है, अब आप देखो कोई बच्चा 2 साल का और अगर वो रो रहा है और वो नीचे सो रहा है तो वो ज़्यादा रोएगा, अगर आप उसे गोद में उठा लेते हो तो वो चुप हो जाएगा, उसे पता है कि क्या छोटा है, क्या लंबा है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, ठीक है, क्या पास है, क्या समीप है, क्या दूर है, उसे सब पता है। तो मतलब ये जो अवधारणाएं होती है ना, स्कूल में जाने से पहले बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि उसे गणित सिखाया जाए तभी ये अवधारणाएं आएगी, नहीं, नंबर सीखने से पहले, प्री नंबर मतलब संख्याएं सीखने से पहले उसके अंदर ये अवधारणाएं क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। मतलब आपका 47 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, गणितीय अधिगम सामग्री ये सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। देखो इधर देखिए एक बार, मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल, ठीक है, आपने नाम सुना होगा टीएलएम, अवश्य सुना होगा आपने, डीएलएड, बीएड जो भी किया है तो उसके अंदर आपने वीएसटीसी किया है तो उसके अंदर टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, तो सुना होगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है मैथमेटिक्स लर्निंग मटेरियल, इसी का एक पार्ट होता है जो गणित को पढ़ाने में सहायक होते हैं। तो वो क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं, देखिए सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है,
टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं वो शिक्षकों की मदद करती है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। आगे देखिए, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। देखिए, नेगेटिव वर्ड से आपको बचना है और यहाँ पर बता रहा है शिक्षकों की मदद करती है। शिक्षकों का रोल स्टडी में होता है, गौण होता है। मुख्य रोल किसका होता है? बच्चे का। आपने देखा होगा शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जॉन डीवी के अनुसार। यहाँ पर टीचर रहता है, यहाँ पर स्टूडेंट रहता है, यहाँ पर करिकुलम रहता है। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम। ठीक, मुख्य भूमिका किसकी होती है? स्टूडेंट की। गौण भूमिका किसकी होती है? टीचर की। ठीक है, तो वही बात है, अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल या गणितीय अधिगम सामग्री किसमें मदद करती है? विद्यार्थियों की मदद करती है स्वतः अधिगम में। खुद जो अधिगम करता है बच्चा, उसके अंदर निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। निर्देश तो देने ही नहीं बच्चों को सिर्फ क्या देना है? जो शिक्षक जो है वो सहजकर्ता, मार्गदर्शक होता है बच्चे के लिए। किसके अकॉर्डिंग? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बोलते हैं कि शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक है बच्चे का, सिर्फ और सिर्फ सहज करता है, उसे रास्ता दिखा सकता है, उसे निर्देश नहीं देगा शिक्षक किसी भी हाल में। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। बिल्कुल करती है भी, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में, क्योंकि टीचर आता है, टीएलएम लाता है, बच्चों को दिखाता है, तो उसमें अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण होगा। मतलब बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके। तो ऑप्शन नंबर आपका बी और डी बिल्कुल सही है भी। क्लियर है दोस्तों? अगर मैथमेटिक्स पेडागोजी में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, मैंने पहले ही बोला था कि पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 6 या 7 क्वेश्चन तो आपको मैथ में मिल जाएंगे और 5 सब्जेक्ट आते हैं, मतलब 6 5 30, मतलब एक जितने सब्जेक्ट का तो नई वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और अगर किसी बच्चे ने ध्यान से नहीं देखा हो तो 5 से 6% तो जरूर गलत कर आएगा जो उसे आ रहे हैं। अपना सिलेक्शन या अपना अगर हम देखें भी सीटेट में अगर अपने 88 आ रहे हैं और हम 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं 88 ही आ रहे थे, 2 नंबर नहीं है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे गलत कर आते हैं जो मैं आ रहे थे, तो उन्हीं क्वेश्चन से बचना है। इसलिए नहीं के ऊपर क्या कर लेते हैं? सबसे पहले सर्कल। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखी कर देना चाहिए। देखना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो वाला बताना है। देखो, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनकी प्रेरणाहीन करेगा, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। ये एक ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है कि जो है ना, त्रुटियां मतलब गलती जो विद्यार्थी करते हैं, गलती का क्या मतलब हुआ कि बच्चे को गलती बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गलती बता दी तो बच्चा मोटिवेट नहीं होगा और मोटिवेट नहीं होगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। ये बोल रहा है ये ऑप्शन। अभी हम देखते हैं ये गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। वैसे आप समझ गए होंगे कि आंसर तो अपना यही है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव वर्ड है ये। क्योंकि त्रुटियां क्या है? गलती तो सिखाएगी, क्योंकि इंसान भी गलती का पुतला है। इंसान भी क्या है? गलती का पुतला है। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, कोई भी हो गलती करेगा तभी सीखेगा। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, बिल्कुल करती है। जिस भी पॉइंट में बच्चा कोई गलती कर रहा है तो टीचर को पता चलेगा कि वो कहाँ पर गलती कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी योजना बनाएगा, पाठ योजना, लेसन प्लानिंग। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, थिंकिंग। बच्चा जैसे सोचता है ना, वो उनकी गलती को देखकर हम बता सकते हैं कि भाई वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे सोच रहा है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अधिगम में त्रुटियां, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ये जो है ना, ए नंबर ऑप्शन, ए पॉइंट, ये गलत है। तो गलत है तो यही पूछा है भी सही नहीं है, तो गलती पूछा है, मतलब ए पॉइंट क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज हमें पेपर में देखने को मिले सीटेट के अंदर। 2-3 सालों बाद शायद ऑफलाइन मोड में हुआ है, अच्छा पेपर हुआ है। पीछे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा डाउन में दिखेगा, लेकिन अब की बार अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सेट किया है एग्जामिनर ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है जी। प्रोफेसर यशपाल समिति की अनुशंसा पर आया था। कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। देखिए क्या होता है कि
पहले ऐसी अवधारणा थी कि लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं और लड़के बाहर कमाने के लिए जा सकते हैं, जो कि आज के अगर हम देखें तो वो रूढ़िगत परंपरा या धारणा बन चुकी है। अभी इंजीनियरिंग की अगर तरफ आप देखोगे तो लड़कियों का क्रेज बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपको बहुत सी ज़्यादा IT सेक्टर के अंदर लड़कियां मिलेगी जो वहाँ पर काम कर रही है अच्छे से, और अपने समाज का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का, अपने देश का नाम रोशन कर रही है। तो ऐसा ये नहीं है कि लड़कियों के लिए विशेषज्ञता में गणित कोई मदद नहीं करता किसी प्रकार की, ठीक है। इसका देखिए, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती है। देखिए, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती है, लड़कियों में भी होती है भाई। ये तो क्या होती है? लड़कियों में भी होती है। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए इन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। देखिए भी एक बार ध्यान से देखिए, पहले प्रश्न को दोबारा देखिए एक बार। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं में किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका कारण क्या है? लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती है? नहीं, ये कारण नहीं है भाई। समाज की लिंग संबंधित धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए इन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझा जाता है। ये ऐसा करते हैं इसलिए उन्हें समझा जाता है, बाकी करती लड़कियां भी है, ठीक है। आगे देखिए, गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय का कारण होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। नहीं, गणित कोई पुरुष प्रधान, किसी सब्जेक्ट को आप पुरुष या स्त्री में नहीं बांट सकते भाई, ये सिर्फ मेल ही पढ़ेगा, ये सिर्फ फीमेल ही पढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर होम साइंस के अंदर अगर आप देखोगे, पहले एक सी धारणा थी कि होम साइंस सिर्फ लड़कियां पढ़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है। होम साइंस के अंदर बहुत से लड़के भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखिए एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है रोल प्ले, ठीक है जी। प्ले मेथड बोलते हैं, रोल प्ले मेथड, ठीक है। एक तो होता है प्ले मेथड, एक होता है रोल प्ले मेथड। प्ले मेथड में तो बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, ठीक है। और रोल प्ले मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि देखो, रोल प्ले जहाँ पर होता है कक्षा कक्ष में या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर होता है, तो बच्चे के विचारों को बाहर निकाला जाता है। भाई आप किसी प्रकार बोलो, ठीक है। शब्दों की कमी आ गई अब, क्योंकि बच्चे पुस्तकें पढ़ते नहीं, मोबाइल के अंदर चीज़ें देखते रहते हैं ज़्यादा। पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, उनके पास शब्द नहीं होंगे, और शब्द नहीं होंगे तो वो आगे उनको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विचारों का आदान प्रदान, बच्चों के अंदर के जो आंतरिक विचार है उनको बाहर निकालने के लिए रोल प्ले मेथड का यूज किया जाता है। और वो देखिए किस प्रकार, देखो अनुशासन बनाए रखने के लिए रोल प्ले नहीं, अनुशासन तो अगर अनुशासन होगा तो रोल प्ले होगा ही नहीं। अनुशासन होना जरूरी है, मैं ये सिरे से नकार नहीं रहा, अभी अनुशासन नहीं होना चाहिए। आगे देखना, बच्चों का मनोरंजन, क्या रोल प्ले बच्चों के मनोरंजन के लिए होता है? होता होगा बिल्कुल, इसको भी 100% में सत्य नहीं बता रहा भाई, नहीं होता, मनोरंजन होता है बच्चों का। बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चे बिजी भी रहते हैं वहाँ पर। लेकिन सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चों का बहिर्वेशन, मतलब प्रोजेक्टिंग आइडियाज़, मतलब बच्चों के विचारों को क्या दिया जाता है? तवज्जो दी जाती है। बच्चों को बोला जाता है आप अपने विचारों को बाहर निकालो। क्रिएटिविटी जो बच्चे की होती है वो बाहर निकलती है रोल प्ले मेथड के द्वारा, और बच्चे को क्या किया जाता है वहाँ पर? विचारों का बहिर्वेशन के द्वारा बच्चे में रोल प्ले मेथड वहाँ पर इसीलिए किया जाता है, रोल प्ले मेथड की बच्चे अपने विचार जो है वो बाहर निकालें और बच्चे की सृजनात्मकता का विकास हो। तो इसका आंसर कौन सा सी हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, कक्षाई शोध यह दर्शाती है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। ये देखो, गणित को क्या समझते हैं? कठिन समझते हैं, लेकिन कठिन गणित बिल्कुल भी नहीं है। गणित की प्रकृति कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? भाई गणित एक कठिन विषय है, ये बात कौन सी गणित की प्रकृति कहती है? तो देखिए, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं को अमूर्त प्रकृति, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि गणित की प्रकृति जो होती है वो अमूर्त होती है, न कि मूर्त, ठीक है। मूर्त अगर गणित की प्रकृति होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर हम बच्चे को बताएं कि 5 आमों का मूल्य 20 रुपये है तो अपने पास 5 आम होने चाहिए और उसका मूल्य हमने बता दिया। लेकिन अगर हम बोलें 5 आमों का मूल्य x रुपये है तो बच्चा सोचेगा x क्या चीज़ है।
तो इस प्रकार ये क्या हो गई, अमूर्त हो गई। तो अमूर्त प्रकृति क्या है, गणित के व्यय को बढ़ा रही है। लेकिन गणित को अगर हम अमूर्त से मूर्त की ओर अगर स्टडी कराएंगे, गणित की स्टडी अगर हम अमूर्त से मूर्त की ओर कराएंगे तो गणित एक आसान विषय है, और वास्तव में गणित एक आसान विषय है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, ये तो बढ़िया बात है। अभी ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो बता दिया बच्चा उसी का अनुसरण करता हुआ पढ़े। बच्चे की क्रिएटिविटी का विकास होगा, बच्चे बहुत आइडिया बता सकते हैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने के। आजकल तो हजारों मेथड है एक क्वेश्चन को सोल्व करने के। गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, ये तो अपने आप में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि गणित का जो ज्ञान है वो ज़्यादा है। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, देखो गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर, देखो पहली बात तो ये गणित के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर एक ही होते हैं। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, अगर फिर भी अगर उसके अनेक उत्तर, जैसे फैक्टराइजेशन करने आपको, अब अगर आपको ये पूछा जाए कि 36 के 2 फैक्टर बताओ, तो आप बोलोगे 9 और 4, आपका ये आंसर है। एक आपका आंसर हो जाएगा 12 और 3, एक आपका आंसर हो जाएगा 6 और 6, ठीक है। एक आपका आंसर हो जाएगा 2 और 18, एक आपका आंसर हो जाएगा 1 और 36, ठीक है। तो ये उत्तरों में व्यापकता है। ये गणित की प्रकृति को ऐसा नहीं है कि जटिल विषय बना रही है, बिल्कुल भी नहीं बना रही, बल्कि क्या कर रही है, आसान बना रही है। लेकिन गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति गणित को कठिन विषय बना रही है भाई, जिसके वजह से बच्चे डर रहे हैं। और अमूर्त प्रकृति के कारण बच्चे क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं किससे, गणित से। जो कि एक आप अध्यापक बनने जा रहे हो तो मेरी आपसे विनती है कि गणित विषय जो है उसको अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ाया जाए और गणित का जो डर है वो बच्चों से निकाला जाए, ठीक है भी दोस्तों। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 53। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मेरी दृष्टि में भी और आपकी दृष्टि में भी। मेरा इस क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा लगाव रहा है। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। खगोल विज्ञान बोले जाए तो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इसका आंसर तो आप दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी काम किया है और उन्होंने पाई के बारे में भी बताया। पाई की वैल्यू जो बताई थी 22/7 आर्यभट्ट ने ही बताई थी, ठीक है जी। अब देखो पाई की वैल्यू इन्होंने कैसे दी थी, इन्होंने कहा था कि कोई भी सर्कल है उसकी परिधि 2πr, सर्कल की जो परिधि है वो क्या होती है 2πr, ठीक है। 2πr सर्कमफ्रेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए, डायमीटर क्या होता है व्यास, 2r, तो ये जो रेशियो आएगा ना ये क्या आएगी, पाई की वैल्यू आएगी। ऐसे इन्होंने पाई की वैल्यू को डिफाइन किया था। इन्होंने पाई की वैल्यू क्या बताई थी 22/7 और एक वैल्यू और होती है 3.14। अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं इस क्वेश्चन से, ध्यान रखना, टीजीटी वाले में पूछे जा सकते हैं। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि 3.14 क्या है, सॉरी भी गलत बोल गया थोड़ा सा, पाई क्या है, पाई अप्रिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या। पाई क्या है, अप्रिमेय संख्या, पाई अप्रिमेय और 22/7 परिमेय संख्या। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस वगैरह में भी पूछा जा चुका है 1-2 बार, ठीक है। पाई इज ए इरेशनल नंबर बट 22/7 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर। इसी क्वेश्चन में देखो एक नाम चमकता हुआ नाम आपको दिखाई दे रहा है, रामानुजन, ग्रेट इंडियन मैथमेटिक्स रामानुजन, ठीक है। रामानुजन आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, प्राइमरी टीचर के लिए भी और टीजीटी टीचर के लिए भी। रामानुजन जी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887, ठीक है जी। 22 दिसंबर 1887 को रामानुजन जी का जन्म हुआ। एक महान भारतीय गणितज्ञ थे ये। 32-33 वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया था इनका, इसलिए इनका सानिध्य में कम प्राप्त हुआ भारतीयों को। बट इन्होंने अपनी छोटी युवा अवस्था में ही बहुत से अनेक ऐसे काम किए जिनको हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। और 8th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो इनके नाम के ऊपर आपको एक चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम के अंदर आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ पर देखो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने एक नंबर दिया था 1729, इसके बारे में आप थोड़ी रिसर्च करना, आपको भी पता चलेगा क्या है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ये मैं बता देता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर, क्या है
सबसे छोटी संख्या, आपने सबसे छोटी संख्या सुनी होगी 0, 1, 2, आज तक मेरे हिसाब से 1729 1729 को सबसे छोटा संख्या नहीं सुनी होगी। तो आज मैंने आपको बता दिया कि 1729 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। कैसे है, क्यों है, कमेंट में बताना जरूर। मैं भी देखूं कि आप क्या क्या जानते हो इस बारे में, और मैं इस बारे में आपको क्या क्या बातें बता सकता हूं, शेयर करेंगे कमेंट के अंदर, ठीक है, वीडियो के। ठीक है, इसके साथ देखो 22 दिसंबर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई, अभी बता देता हूं कैसे। 22 दिसंबर 3 लोगों का जन्म हुआ था। आपके लिए एक का महत्वपूर्ण है, मेरे लिए तीनों का महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, आपके लिए एक का महत्वपूर्ण है, मेरे लिए तीनों का महत्वपूर्ण है। कैसे, एक तो आपको पता है रामानुजन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, एक मेरा एक अजीज मित्र मनमोहन जांगड़ा, उसका भी जन्म 22 दिसंबर को हुआ था। एक मेरे अजीज मित्र और है मनु जांगड़ा, उनका भी जन्म 22 दिसंबर को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरे 2 दोस्त हैं मनमोहन जांगड़ा, उनका भी जन्म 22 दिसंबर को रामानुजन जी के जन्म दिवस पर, और एक मनु जांगड़ा, उनका भी जन्म 22 दिसंबर मतलब गणित दिवस के ऊपर। ठीक है, तो आपको मैंने 3 पार्ट बता दिए इनके बारे में, बट आपको एक ही याद रखना है कि रामानुजन जी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को ही भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस, इंडियन मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे भी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है। क्या कर रहा है, पालक है 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है। नीचे से ना मैक्स के नाम ऊपर कर दो मार्क। 1 मिनट दोस्तों, इसको नीचे वापस नीचे कर दो, इसको नीचे कर दो सर। हाँ, इसको नीचे किया, क्लोज क्यों किया आपने? 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। मार्क ठीक है दोस्तों, देखना क्वेश्चन टेक्निकल इश्यू आ गया था कुछ। ठीक है, आईटी सेक्टर में अपना ज़्यादा काम किया हुआ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देहाती बंदे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बार समझ आते हैं। थोड़ी सी परेशानी हुई है आपको, इसलिए असुविधा के लिए थोड़ा खेद था। आइए दोबारा देखते हैं। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। पालक जो है वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहे हैं। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाला द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि गणित के अंदर गणित नहीं आता, क्वेश्चन के अंदर रियल लाइफ सिचुएशन के क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें आप गणित नहीं बोल सकते, आराम से आप हल कर सकते हो। देखो 21 रुपये लिए उसने, कैसे कि 350 ग्राम पालक उसने खरीदा और वो 60 रुपये किलो था। 60 रुपये कोई किलो चीज़ होती है, तो वो देखो 100 ग्राम जो है उसकी कीमत 6 रुपये होगी। ठीक है, 200 ग्राम की कीमत 6 और 6 हो गई, 300 ग्राम की 6 हो गई। उसने 50 ग्राम के 3 रुपये और जोड़ लिए, ये देखो 6 और 3। ठीक है, और उसने ऐसे कर कितने रुपये बना लिए, सब्जी बेचने वाले ने 21 रुपये बना दिए। तो उसने ये जो प्रक्रिया अपनाई है वो क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। भाई बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं है, बिल्कुल आगमन विधि का प्रयोग किया है उन्होंने। सब्जी बेचने वाला एक व्यवहारिक और कुशल गणितज्ञ है, मैं तो ऐसा कहूँगा कि बिल्कुल बेसिक से समझाया है सामने वाले को कि इतने रुपए हो गए। तो अस्पष्ट नहीं है, अभी स्पष्ट है बिल्कुल। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बिल्कुल लाभदायक है। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा है, अंडरस्टैंडिंग देखो उसकी सब्जी बेचने वाले की बहुत अच्छी है, तो लाभदायक नहीं है, लाभदायक है भी। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने में, वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल होते हैं भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन केवल सी सही है। तो केवल सी कौन से में? ए ऑप्शन में। ए यहाँ पर ऑप्शन आपका ए आएगा और केवल सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आ जाएगा केवल सी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? देखो यहाँ गणित का क्वेश्चन बन रहा है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी के अंदर ले चलता हूँ।
बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रही हैं। कौन बोलते हैं भैया ऐसा? वाइगोत्स्की जो है एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने बोला है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वाइगोत्स्की, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है इनका, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बोला है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और जीन पियाजे भी बोलते हैं, जीन पियाजे जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आधार है, वो बोलते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उन्हें आप खुला तो छोड़िए, उन्हें आप कक्ष में मत रखिए, उन्हें खेल के मैदान में छोड़िए, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं? ऑप्शन देखिए, शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। टीचर ने क्या किया कि 2 की टेबल लिख दी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6 नहीं लिखा, फिर 2 4 जा 8 लिख दिया, फिर 2 5 जा 10 लिख दिया और बच्चे से कंप्लीट करवाया वो। तो ये तो रिक्त स्थान पूर्ति वाले क्वेश्चन होंगे जिनसे बच्चों की क्रिएटिविटी नहीं आई, बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं आई। और ज्ञान का निर्माण जब बच्चे करेंगे तो वहां पर बच्चे की क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता झलकनी चाहिए विचारों के अंदर। ये ऐसा तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बच्चों का हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियन में व्यवस्थित गिटियां दी गई है और वे इनका प्रयोग गुणन के पैटर्न में खोज रहे हैं। वेरी गुड। हस्तकौशल सामग्री से अगर बच्चे कुछ करेंगे तो क्रिएटिविटी आएगी। एक चीज़ से वो 4 चीज़ बना पाएंगे। जैसे कोई कागज़ दे दिया बच्चों को, आपने बच्चों को कहा इस कागज़ से आप क्या क्या कर सकते हो, बच्चे उनसे हवाई जहाज बना रहे हैं, उनसे नाव बना रहे हैं। ऐसे ऐसे काम करें, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी स्किल डेवलपमेंट हो रही है और यही तो हमें करना है, यही तो हमें करना है, ठीक है। ऑप्शन सी और देख लीजिए, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे दोहरा रहे हैं। ऐसा तो हम करते ही आए थे। क्या ये गणित के ज्ञान को बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता भी। अगर हम पहाड़ों को अगर जोर जोर से बुलाएंगे तो ऐसा तो है नहीं भी कि उसके अंदर गणित का डेवलपमेंट होगा। वो तो दोहराव से, अनुकरण से पहाड़ों को ही सीख पाएगा। इससे तो बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, इससे भी वो लय में लय मिलाना सीख जाएंगे, ऊंचे स्वर में बात करना सीख जाएंगे। बट गणित के ज्ञान का वहाँ पर निर्माण नहीं कर रहे बच्चे। तो बच्चे केवल और केवल गणित का विकास कहाँ पर करें? हस्तकौशल सामग्री में, और कुछ एक्टिविटी के माध्यम से अगर बच्चे करेंगे तो वहाँ पर उसमें सृजनात्मकता बढ़ेगी और बच्चे गणित के भाषा का निर्माण कर पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? उपयुक्त है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं का जिक्र नहीं है अपने पास, ठीक है। यह बच्चे को सृजनात्मकता बनाने में सहायता करता है। गणित के प्रकृति के बारे में पूछा गया और जो सत्य है वही पूछा गया है। यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। यह निगमनात्मक विवेचना तर्क पर आधारित है, देखो डिडक्टिव रीजनिंग, बिल्कुल है। यह हमेशा अभिसारी होता है। देखो 2 चीजें होती है, सृजनात्मकता और बुद्धि, और दूसरी तरफ होता है अपसारी और अभिसारी। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं गिलफोर्ड, ठीक है। गिलफोर्ड महोदय ने सृजनात्मकता का संबंध किससे बताया है? अपसारी थिंकिंग से, अपसारी चिंतन। किससे बताया अभी? गिलफोर्ड महोदय ने सृजनात्मकता का संबंध किससे बताया? अपसारी चिंतन में। और ये क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है? रीट 2018 के अंदर, लेवल 2 साइंस मैथ, लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर ये क्वेश्चन सेम की सेम स्टेटमेंट है कि गिलफोर्ड महोदय ने सृजनात्मकता का संबंध किससे बताया है? अपसारी चिंतन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सृजनात्मकता का संबंध अभिसारी से है, तो अभिसारी का संबंध किससे होगा? बुद्धि से, इंटेलिजेंस किससे? बुद्धि से। तो देखो गणित के विषय में सृजनात्मकता बनाने में सहायक है गणित की प्रकृति, कल्पना को पोषित करने में, निगमनात्मक विवेचन में, लेकिन अभिसारी में नहीं है। अभिसारी की जगह पर किसका आ जाएगा? अपसारी। किसका भी? अपसारी चिंतन। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तीनों में कहाँ पर दे रखे हैं? इसमें दे रखे हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी में को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। एकलव्य क्लासेस के स्टाफ के द्वारा कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 57।
बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। देखिए फिर एक नहीं आ गया, बार बार एक ही बात बोलूँगा कि आगे से कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आपका ऑफलाइन मोड में है तो आप उसके ऊपर सर्कल कर लेना, नहीं असत्य वाली बातों पर आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन गलत होते हुए थे बच जाएंगे और जो आपको सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे रखेंगे। ठीक है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। ऑप्शन ए, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं। क्लासरूम में एक जगह सेट कर दी गई, वहां पर आप मैथमेटिक्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियों और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। कोई गणितीय पहेली दे दी, कोई गणितीय जादुई वर्ग दे दिया, जैसे अभी अभी हमने रामानुजन जी के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने भी एक जादुई वर्ग दिया था 139। ठीक है, ऐसा उन्होंने एक जादुई वर्ग दिया था, आप भी बना सकते हो। मैंने भी अपने दोस्तों के लिए बहुत से बनाए थे। यहाँ पर लिख दिया 22, यहाँ पर 12, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 87, ऐसे बनाते थे वो 4x4 के। ठीक है, तो आप भी बना सकते हो 139 पर। यह भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, हाईएस्ट मार्क। ठीक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, भाई आप फर्स्ट आए हो आप बहुत बढ़िया, आप सेकंड आए हो बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल भी बढ़िया वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर एक बच्चे के नंबर ज़्यादा आने पर अगर उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो इससे बड़ी बात मूर्खता की कुछ हो ही नहीं सकती अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो ये बिल्कुल ही क्या है, गलत बात है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं, डी सही है। वैसे वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञ और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है, जैसे रामानुजन जी के बारे में हम जानते हैं, आर्यभट्ट जी के बारे में हम जानते हैं, और भी बहुत से महान गणितज्ञ हुए, भास्कराचार्य हुए हैं जिन्होंने एक गणित के अंदर ग्रंथ की रचना की थी, लीलावती। और अगर आपको ध्यान हो तो लीलावती नाम प्रसिद्ध एक गणित का ग्रंथ है और ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर या 18 के अंदर मैथ के अंदर ही कि लीलावती का संबंध किससे है। ठीक है, ऑप्शन में क्या था, ध्यान से सुनना, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, इनमें से कोई नहीं। तो लीलावती जो है ना, भास्कराचार्य जी द्वारा लिखी गया एक अंकगणित के ऊपर ग्रंथ है, अंकगणित। आगे से आप ध्यान रखना, अपने एग्जाम में कहीं पर भी आ सकता है कि अंकगणित का संबंध किससे है, तो लीलावती जी से है। और इसकी रचना किसने की थी, भास्कराचार्य जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने क्वेश्चन बचता है 58 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हम। देखिए जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत अहम योगदान है अपनी एजुकेशन पॉलिसी का, इस एजुकेशन पॉलिसी का अपने आने वाले वर्षों के अंदर जो हमें दिखेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं खालिस्तान होगी। देखो एक बात तो, जब भी कोई चीज़ें नहीं आती है तो उसका रिजल्ट हमें थोड़ा सा लेट देखने को मिलता है, टाइम लगता है चीज़ों के अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, बेहतरीन है अपने आप में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्टूडेंट भी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस +2 के अंदर पढ़ सकता है। ग्रेजुएशन के अंदर भी वो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी सब्जेक्ट रख सकता है। एक ऐसी धारणा दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, कॉन्वर्ट थिंकिंग जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब सारे चिंतन बोल सकते हैं किसकी बदौलत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बदौलत हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, इससे सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। क्या ये प्रतियोगिताएं कम होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। हतोत्साहित होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सरल होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या होगी, मजबूत होगी भी, अपने आप में क्या होगी, मजबूत होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मेरा आपसे पर्सनल निवेदन है कि जो आगामी भविष्य के भावी अध्यापक को एक बार अच्छे से स्टडी करना, आपको पता चलेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी बेहतरीन है। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 1968, 1986 और ये फिर अपनी तीसरी पॉलिसी है 2020। अभी तक तीसरी पॉलिसी है ये एजुकेशन के अंदर, और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे विषय दिए गए हैं, मुद्दे दिए गए हैं। आप इसको एक बार अवश्य पढ़ना, मेरी पर्सनल राय है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न, मैंने बोला था भिन्न बहुत जरूरी चीज़ है प्राथमिक शिक्षक के लिए, भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है। देखिए, बच्चे को कुछ भी पढ़ाओ, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाओ,
क्या पढ़ाओ? एक्टिविटी बेस। कैलकुलेटर का उपयोग करोगे? नहीं करोगे। भाग देने की विधि बच्चा पहली दूसरी क्लास में सीख जाता है, दूसरी तीसरी में। यहाँ पर बात भिन्न की चल रही है, बट बात किसकी चल रही है? प्राथमिक विद्यालय की। भाग देकर भी वो बता सकता है, ऐसा नहीं है भी नहीं बता पाएगा, बता सकता है। लघुत्तम समापत्ति विधि का उपयोग, देखो ये देखो आप, भिन्न डिस्क का उपयोग। मैंने बोला एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। भिन्न डिस्क के अंदर क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तहत बच्चा सीखेगा, तो इसके अंदर शिक्षण जो है अधिगम जो रोचक और प्रभावी और सरल होगा। तो उसी तरीके से हमें बच्चे को पढ़ाना है। तो यूजिंग फ्रैक्शन डिस्कस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अभी आज का मैथमेटिक्स का। स्वयं संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से वे कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल को प्रदर्शन करता है? इस नाम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। इस नाम का मतलब ये है सटीक, एकदम से, मतलब त्वरित आंसर। मतलब अगर 4 बच्चे खेल रहे हैं और हमने किसी बच्चे को पूछा वहां पर कितने बच्चे खेल रहे हैं, वो ऐसा ना हो 1 2 3 4, नहीं, वो देखते बोले 4 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखना, विद्यार्थियों की संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवृत्ति के रूप में, प्रवृत्ति और पूर्ववर्ती 2 चीजें होती है। संख्या 5 की पहचान 4 की प्रवृत्ति, मतलब 4 के बाद में 5 आता है, ऐसे बच्चा 5 को पहचानेगा। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 घटाने के रूप में करता है, या विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है, या विद्यार्थी एक पासा उछालता है, डाइस। विद्यार्थी क्या उछालते हैं? एक डाइस उछालता है, और उछालने के बाद बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि 4 आए हैं। ये एक डाइस है, और इसके ऊपर ये 4 डॉट बने हुए हैं। अब बच्चे इसको उछाला, उछालते ही बच्चे ने देखा भी इसके ऊपर 4 डॉट है, तो बच्चा ऐसा नहीं करेगा कैलकुलेट करेगा 1 2 3 4 डाइस, वो देखते ही बोल देगा 4 डाइस। डाइस के ऊपर 4 पॉइंट आए हुए हैं, ठीक है, मतलब 4 बिंदु डाइस के ऊपर आए हुए हैं। तो ये जो क्या है ना, ये त्वरित आंसर दिया है बच्चे ने, क्या दिया है? त्वरित आंसर। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस शब्द का मतलब उपकरणा, सबिटाइजिंग का मतलब ही क्या होता है? त्वरित आंसर देना, एकदम से सटीक आंसर देगा बच्चा इसके तहत। तो आज हमारे मैथ के 30 क्वेश्चन का हल हमने कर लिया है। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई गलती रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पॉजिटिव कमेंट करें या न करें, नेगेटिव ज़रूर बताएं भाई इसमें क्या कमी है और क्या सुधार किया जा सकता है। बाकी सीटेट का आज का जो प्रश्न था, पेपर था, उसका लेवल स्तरीय लेवल हम बोल सकते हैं, मीडियम लेवल का पेपर था, और बहुत अच्छा एग्जामिनर ने पेपर लिया। और मेरे हिसाब से कि आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। जिस भाई ने भी ये भेजा है उसके लिए उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। एकलव्य क्लासेस में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।